नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम नैनीवाल आप लोगों का फिजिक्स टीचर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने ऑप्टिक्स को कंप्लीट किया है और उससे पहले रे ऑप्टिक्स बिल्कुल हमारे कंप्लीट हो चुकी है, वेव ऑप्टिक्स भी कंप्लीट हो चुकी है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स। जैसे दोस्तों सबसे पहले हमने पढ़ा है प्रकाश को लेकर न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत हमने पढ़ा है और उसके बाद हमने पढ़ा है तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। दोस्तों ये जो कणिका सिद्धांत है इसके द्वारा हमने प्रकाश के अपवर्तन की, प्रकाश के परावर्तन की और भी तमाम सारी जो घटनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन किया। लेकिन तरंग सिद्धांत के द्वारा व्यतिकरण है, विवर्तन है, जैसे कि प्रकाश का दुर्वण है, उन सारी घटनाओं को हमने पढ़ा और अब यहाँ पे कुछ बातें और बच जाती है प्रकाश को लेकर और उसका अध्ययन इन दोनों सिद्धांतों के माध्यम से नहीं किया जा सकता। जैसे यदि मैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करूं, यदि मैं कॉम्पटन प्रभाव की बात करूं, यदि मैं रमन प्रभाव की बात करूं तो उन सभी की व्याख्या करना इन दोनों सिद्धांतों से पॉसिबल नहीं है और इसलिए हम एक नया सिद्धांत यहाँ पे लेके चलेंगे, वो है प्लांक का सिद्धांत। तो यहाँ दोस्तों इंट्रोडक्शन हम इसी बात का कर रहे हैं कि हम ऐसा क्यों करेंगे, वो है प्लांक सिद्धांत। दोस्तों सबसे पहले कणिका सिद्धांत में ये कहा गया कि प्रकाश जो है उसके कुछ कण होते हैं, वो कणों के रूप में संचरित होता है। तरंग सिद्धांत में ये कहा गया कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है। लेकिन प्लांक का जो सिद्धांत है वो इन दोनों से हटके है। किस तरीके से? प्लांक के सिद्धांत में ये कहा गया, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, ये कहा गया कि प्रकाश जो है वो असल में छोटे छोटे पैकेटों के रूप में संचरित होता है, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में या छोटे छोटे बंडलों के रूप में संचरित होता है और उन्हीं प्रकाश के पैकेटों को या बंडलों को हम फोटॉन के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्रकाश के पैकेट है ये कहलाएंगे फोटॉन, या फोटॉन के अलावा इसे हम क्वांटा भी कह सकते हैं, क्वांटा, और यहीं से क्वांटम नाम हुआ है। तो प्रकाश के जो पैकेट है वो फोटॉन या क्वांटा कहलाएंगे। यहाँ अगर मैं एक फोटॉन की बात करूँ तो उसकी जो ऊर्जा होती है, एक फोटॉन की जो एनर्जी है वो आपके लगभग यहाँ पे बराबर होती है h न्यू के, यानी ऊर्जा जो है फोटॉन की वो E = h न्यू। यहाँ दोस्तों ये जो h आप देख रहे हो ये प्लांक का नियतांक है, प्लांक नियतांक आप कह सकते हो या प्लांक स्थिरांक आप इसे कह सकते हो। और दूसरा जो आप यहाँ पे ये ले रहे हो ये इसकी प्रकाश की यानी कि क्या है, आवृत्ति। तो प्लांक नियतांक h और ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी आवृत्ति है। अच्छा, इससे पहले एक फॉर्मूला जाना पहचाना सा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और वो ये है लैम्बडा, ये वाला। अगर मैं यहाँ से ये निकालना चाहता हूँ तो कुल मिलाकर के C/ क्या हो जाएगा, लैम्बडा, यानी कि न्यू = C/लैम्बडा। अगर ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरे पास रीडिंग ये मिलती है कि कुल मिला के E = h है और C/ क्या है, लैम्बडा, यानी हम ऐसा कहेंगे कि hc/लैम्बडा। तो ये मैंने इसको सीधा लिख दिया hc/लैम्बडा। एक फोटॉन की जो ऊर्जा होती है दोस्तों वो इतनी होती है। अच्छा, यहाँ जो फोटोन या क्वांटा है उसकी एनर्जी h न्यू है, E = hc/लैम्बडा, इसे हमने फार्मूले के माध्यम से बना दिया है। तो ये कुल मिला के एक फोटोन की बात हो जाती है और प्लांक के सिद्धांत की बात हो जाती है जिसमें ये कहा गया है कि प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों के रूप में संचरित होता है। अब इसके माध्यम से हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव की यहाँ पे परिभाषा दिखानी है तो हम किस तरीके से उसको समझेंगे। सबसे पहले तो प्लांक का जो सिद्धांत है उसको हमने कंप्लीट किया है और हम आगे बढ़ रहे हैं एक नए टॉपिक की तरफ और वो नया टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने के लिए इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन समझना आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की मैं यहाँ पे पहले बात करूँगा, उसके बाद हम बात करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव को लेकर। तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्या है? सबसे पहले तो नाम से ही यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि किसी धातु पृष्ठ में से या किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल पार हो जाना वो हमारे लिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाएगा। तो यहाँ यदि कोई धातु का पृष्ठ आपके पास इस तरीके से है
और ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी धातु में या धातु के पृष्ठ जो भी उसका है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन्हीं के कारण विद्युत धारा चलती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें विद्यमान होते हैं, ये बात बिल्कुल तय है। और दूसरा, जब भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवाना होगा, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्यागा कब जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर बाहर करवाना है, इसे त्यागना है, तो बाहर की तरफ एक बल लगेगा और वो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। लेकिन ये बात उतनी आसान भी नहीं है जितनी आपको लग रही है। यानी जैसे ही इसको किसी विशेष प्रकार की ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ धातु का पृष्ठ है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या चूंकि हमेशा ही बराबर होती है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है लेकिन पीछे प्रोटॉन भी है, और एक ऋणावेश और एक धनावेश के मध्य हमेशा ही आकर्षण बल लगता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, लेकिन वो भी तो जरा ध्यान दीजिए कि पीछे जो धनावेश है वो धनावेश इस इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, यानी कि उन दोनों के मध्य पीछे जो प्रोटॉन पड़ा है, यानी कि पीछे की तरफ जो धनावेश है और जो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, उन दोनों के मध्य आकर्षण बल लगेगा। और उस आकर्षण बल के कारण, क्योंकि प्रोटॉन तो अपनी जगह पे फिक्स है, तो इलेक्ट्रॉन को ही उसके पास आना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को वो खींच के रखेगा। तो यहाँ बात स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच आकर्षण बल के कारण ये बंधा हुआ रहेगा, तो इसके लिए बाहर आना बिल्कुल ऐसा हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा कठिन होगा। तो बाहर आना कठिन होगा, यानी कि ये आकर्षण बल इधर की साइड लग रहा है। अब हमें ये चाहिए कि इसको इतनी ऊर्जा दी जाए, इस इलेक्ट्रॉन को यदि बाहर निकालना है तो इतनी ऊर्जा दी जाए कि ये इस आकर्षण बल से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। यदि आकर्षण बल से ज़्यादा एनर्जी आपने दे दी है, ज़्यादा बल वहाँ पे लग गया है, तो अब इलेक्ट्रॉन इस आकर्षण को नहीं देखेगा, वो सीधा सा क्या हो जाएगा, उत्सर्जित हो जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाने के लिए आकर्षण बल के विरुद्ध आकर्षण बल से ज़्यादा बल यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ज़्यादा ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी, तब जाकर के ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित होगा। और अब जो हम यहाँ पे ऊर्जा जितनी दे रहे हैं, एक न्यूनतम ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा जो दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, बस वही ऊर्जा कहलाती है कार्यफलन। और यहाँ से आपका एक नया टॉपिक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और वो है दोस्तों कार्यफलन। कार्यफलन, वर्क फंक्शन जिसे हम कहते हैं। तो ये कार्यफलन, यहाँ पे हम सबसे पहले तो बात करते हैं कार्यफलन को रिप्रेजेंट करेंगे फाई 0 से, या फिर हम इसे कह देंगे ओमेगा 0, इन दोनों से इसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप कौन सा भी यहाँ पे ले सकते हैं। दूसरा, कार्यफलन है क्या? कार्यफलन एक ऊर्जा है, और हम ऐसा कहेंगे कि वो न्यूनतम ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होगी, यानी कि इतनी ऊर्जा जो इस इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर निकाल पाए, उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कार्यफलन कहेंगे। तो फाइनली ये बात आपको याद रखनी है कार्यफलन के लिए। और कई बार 1 नंबर का सवाल कार्यफलन को लेकर पूछा भी जाता है, इस बात का ध्यान रखें। मैं कार्यफलन के मात्रक की बात करता हूँ कि कार्यफलन का मात्रक क्या है, तो सीधी सी बात है, कार्यफलन का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसे आप इस रूप में भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यदि मैं देखता हूँ, क्योंकि हमारे लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट थोड़ा सा नया मात्रक है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यदि बात करें तो वो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इतना होता है। दोस्तों, किसी भी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकाला जाना है तो कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी उसे इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए, ये बात बिल्कुल निर्भर करेगी कि वो धातु कौन सी है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि क्षार धातुएं हैं तो उसके लिए हमें ऊर्जा न्यूनतम देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी, ज़्यादा, कभी कभार ज़्यादा देनी पड़ती है। तो ऊर्जा कितनी देनी होगी, कार्यफलन का मान कितना होगा, वो बात उस धातु पे डिपेंड करेगी। तो यदि वहाँ पे सार धातुएं हैं, सारीय धातुएं हैं, तो वो जो कार्यफलन है उसका मान न्यूनतम होगा। यानी मैं कुल मिला के आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि धातुओं के लिए अलग अलग बात होती है कार्यफलन को लेकर। यदि सीजियम जैसी धातु है, चलो छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि यदि हमारे पास सीजियम जैसी धातु है तो कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। यानी सीजियम के लिए जो कार्यफलन का मान होगा, कार्यफलन, वो मैं आप लोगों को बता दूं कि सीजियम का जो कार्यफलन है
वो लगभग 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। यानी एडजस्ट मान है, ये आसपास की बात नहीं है। यहाँ पे सीजियम का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यदि यहीं पे मैं आपको बताऊं एक और धातु, और ये न्यूनतम भी होता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, ये सबसे न्यूनतम की स्थिति है। और यदि मैं प्लेटिनम की बात करूं, प्लेटिनम जैसी धातु है और उसका जो कार्यफलन है, प्लेटिनम का कार्यफलन वो आपके होता है यहाँ पे 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दोस्तों ये अब की बार जो स्थिति है वो अधिकतम वाली स्थिति है। तो यहाँ आप समझ चुके होंगे कि कार्यफलन क्या है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होगी उस ऊर्जा को कार्यफलन कहेंगे। फाई नॉट से या ओमेगा नॉट से उसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, मात्रक उसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यदि हम बात करें तो वो आपके 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। और कार्यफलन सीजियम के लिए कार्यफलन जो होगा वो न्यूनतम होगा और 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। और प्लेटिनम की बात करें तो प्लेटिनम का कार्यफलन 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। अब दोस्तों ये तो थी कार्यफलन की बात, बीच में ये बात हो गई कि यहाँ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा रहा है तो ऊर्जा। लेकिन वापस हम लौट के आते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की तरफ। और ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन है वो कुल मिला के 4 प्रकार का होता है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन 4 प्रकार का होगा। कौन कौन सा वो हम डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जन है वो 4 प्रकार का, और चारों में से जो पहला प्रकार है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का प्रकार वो है तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन दोस्तों नाम से पता चल रहा है कि तापायनिक उत्सर्जन क्या है। जब भी किसी धातु में से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाना होगा, जब उसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होगा, त्यागना होगा, तो तापायनिक उत्सर्जन में हम ये करेंगे कि धातु को ज़्यादा ताप दिया जाएगा। यदि उस धातु के पृष्ठ को, यदि उस धातु को आप ज़्यादा उष्मा दे रहे हैं तो वहाँ वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी। और इस प्रकार का जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन है वो फाइनली क्या कहलाएगा, तापायनिक उत्सर्जन। तो हम ऐसा लिखेंगे कि उष्मा देने के कारण, उष्मा के कारण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, उष्मा के कारण इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होगा वो तापायनिक उत्सर्जन के रूप में। और दूसरा जो उत्सर्जन का प्रकार है वो हमारे पास यहाँ पे है क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि किसी धातु के पृष्ठ को एक उच्च वोल्ट का वहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाए, एक उच्चतम विद्युत क्षेत्र वहाँ पे उत्पन्न किया जाए, तो स्थिति बनेगी कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाएगा और वो जो उत्सर्जन है वो क्षेत्र उत्सर्जन कहलाएगा। तो उच्च, सीधा लिखता हूँ मैं, उच्च विद्युत क्षेत्र, उच्च विद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न करोगे तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। और अब की बार क्योंकि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने से हुआ है और इसलिए हम उसे कहेंगे क्षेत्र उत्सर्जन या विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन, जो भी आप कहना चाहें। और उच्च का मतलब ये हुआ कि 10⁸ वोल्ट जैसा आप यहाँ पे उत्पन्न कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र, तब वो स्थिति बनेगी कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। अन्यथा यदि कम है विद्युत क्षेत्र का मान तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, ये स्थिति नहीं बनेगी, यानी क्षेत्र उत्सर्जन वहाँ पे नहीं होगा। तीसरा जो इसका प्रकार है, यानी उत्सर्जन का जो तीसरा प्रकार है वो है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। और बस यही हमारे लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहीं से हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को डिस्कस करेंगे। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में दोस्तों क्या होगा कि जैसे ही किसी धातु के पृष्ठ पर, जैसे ही किसी धातु के पृष्ठ पर या कोई निर्वात नलिका में कैथोड एनोड जैसे इलेक्ट्रोड हमारे पास है और उस पर यदि हम प्रकाश डाल रहे हैं तो प्रकाश डालने के कारण क्या होगा, एक न्यूनतम आवृत्ति से ज़्यादा आवृत्ति यानी हल्का प्रकाश जब हम वहाँ पे डालेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, लेकिन एक न्यूनतम आवृत्ति से ज़्यादा आवृत्ति का प्रकाश हम उस पर डाल रहे हैं, प्रभावी कर रहे हैं, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा,
त्याग हो जाएगा। और चूंकि प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, इसलिए हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहेंगे। और यदि गहराई से देखा जाए तो बस यही घटना है जिसे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यानी जब भी एक न्यूनतम आवर्ती से ज़्यादा आवर्ती का प्रकाश किसी पृष्ठ पर डाला जाएगा तो पृष्ठ इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेगा, जिसे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। चौथा जो इसका प्रकार है, द्वितीयक उत्सर्जन। अब ये क्या है? द्वितीयक उत्सर्जन क्या होगा दोस्तों, कि यदि कोई धातु का पृष्ठ आप लोग के पास है और उस धातु के पृष्ठ पर यदि आप उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं, अब त्याग करेगा वो इलेक्ट्रॉन का, त्यागेगा भी क्या? इलेक्ट्रॉन। और आ भी कौन रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। किसी धातु के पृष्ठ पे उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन जब आपतित करवाए जाते हैं तो उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर अपनी ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा के हैं वो इलेक्ट्रॉन इस पृष्ठ पर जब आपतित होंगे तो उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन अपनी जो ऊर्जा है वो अगले वाले इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित कर देंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे ऑलरेडी पड़े थे वो ऊर्जा पाकर क्या करेंगे? इस परमाणु से, इस धातु पृष्ठ से बाहर निकलेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन आए हैं यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन आपतित हुए हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को हम यहाँ पे प्राथमिक इलेक्ट्रॉन कहेंगे। यानी जो उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन है जिन्हें लाया गया है उन्हें हम यहाँ पे प्राथमिक इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और दूसरा, जैसे ये आपतित हुए तो इन्होंने, प्राथमिक इलेक्ट्रॉनों ने अपनी ऊर्जा इन्हें स्थानांतरित कर दी, और ये इलेक्ट्रॉन जो बेचारे ऊर्जा की मात्रा में गरीब थे वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर उछलकर क्या हो गए? बाहर आ गए। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ उसे हम द्वितीयक उत्सर्जन कहेंगे। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बाहर आए हैं उन्हें हम फाइनली यहाँ पे द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो ये आपके द्वितीयक इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों 4 प्रकार मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को लेकर, कि जब भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा तो 4 प्रकार से होगा। किस तरीके से? कि तापायनिक उत्सर्जन, जब आप क्या कर रहे हो, पृष्ठ को ज़्यादा ताप दे रहे हो, ज़्यादा उष्मा दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ट्रांसफर होगा। और दूसरा है क्षेत्र उत्सर्जन, अगर वहाँ पे आप एक प्रबल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हो तब भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, जिसे हम क्षेत्र उत्सर्जन कहेंगे। और तीसरा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, यदि आप वहाँ पे एक उच्चतम आवर्ती का प्रकाश ला रहे हो, न्यूनतम आवर्ती से ज़्यादा आवर्ती यानी उच्च आवर्ती, तो यदि उच्च आवर्ती का प्रकाश वहाँ पे आपतित करवा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल रहा है और उसे हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहेंगे। और चौथा और अंतिम जो है वो द्वितीयक उत्सर्जन, यदि आप उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन ला रहे हो, इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन ही आपतित करवा रहे हो तो वो ऊर्जा स्थानांतरित करेंगे और तब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे, जो उत्सर्जन होगा उसे हम द्वितीयक उत्सर्जन कहेंगे। तो ये बात होगी इसके लिए। तो अब हम चलते हैं हर्ट्ज का जो परीक्षण है उसकी तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव जैसी घटना को समझाने के लिए ये जो परीक्षण किया गया वो किस तरीके से, हर्ट्ज ने स्फुटलिंग उत्सर्जक द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पन्न होना समझा। उन्होंने ये बात तो बता दी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें वहाँ से उत्पन्न होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की गति अचानक ही वहाँ पे तेज हो जाती है। यानी जब एक उच्च आवृत्ति का प्रकाश वहाँ पे डाला जाता है, यदि ज़्यादा तीव्रता का प्रकाश वहाँ पे डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाती है। इस बात को वो नहीं समझा पाए। कैसे? कि यदि हमारे पास कोई धातु का पृष्ठ है और उस पर यदि किसी भी आवर्ती का कोई प्रकाश डाला जा रहा है तो बात तय है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा और वो इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे तो विद्युत धारा यहाँ पे बनेगी। तो कुल मिलाकर के ये बात तो वो समझा पाए कि ऐसा होगा, लेकिन अचानक ही जब यहाँ पे जो प्रकाश डाला जा रहा है, जो आपतित प्रकाश है, उस आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है उसका मान यदि बढ़ाया जाए, एक ज़्यादा तीव्र प्रकाश वहाँ पे डाला जाए तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाएगी। यानी एनोड से या कैथोड से एनोड की तरफ जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी गति बढ़ जाएगी, तेज हो जाएगी। इस बात की व्याख्या इन्होंने नहीं की। तो उसके बाद यहाँ दूसरा नाम एक और जुड़ता है और वो है हॉलवेक्स तथा लेनार्ड का परीक्षण। इन्होंने इस घटना को समझाने के लिए क्या किया? तो दोस्तों सबसे पहले इन्होंने इस घटना को समझाने के लिए एक वैक्यूम ट्यूब ली, यानी कि निर्वात जो नली है
उसको लिया है और निर्वात नली में 2 इलेक्ट्रोड इन्होंने लगा दिए हैं। पहला यहाँ जो इलेक्ट्रोड है उसे हम कहेंगे कि ये कैथोड के रूप में है, यानी कि नेगेटिव, और दूसरा जो आप यहाँ पे इलेक्ट्रोड देख रहे हैं वो है एनोड, एनोड जिसे हम धनात्मक कहते हैं। तो यहाँ उन्होंने ये बताया, इस परीक्षण के दौरान उन्होंने ये किया कि निर्वात नलिका में 2 इलेक्ट्रोड लगाए, कैथोड एनोड, और उसके बाद उसको एक परिपथ से जोड़ा, यानी वहाँ पे एक हाई वोल्टेज की बैटरी भी थी, और उसके बाद यहाँ पे एक माइक्रोमीटर व्यवस्थित किया है। माइक्रोमीटर व्यवस्थित इसलिए किया है कि यहाँ अगर प्रकाश डालने पर कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म धारा यदि बहेगी तो उस सूक्ष्म धारा को भी ये माप सके। तो सूक्ष्म धारा को मापने के लिए यहाँ पे अमीटर, यहाँ पे माइक्रोमीटर को यूज में लिया है। तो दोस्तों जैसे ही कोई पराबैंगनी प्रकाश यहाँ से डाला जाएगा, कोई पराबैंगनी प्रकाश यहाँ से डाला जाएगा, तो तुरंत ही यहाँ पे धातु पृष्ठ से, चूँकि हमें पता है कि यदि यहाँ पे प्रकाश डाला जा रहा है, पराबैंगनी प्रकाश डाला जा रहा है, तो कुल मिलाकर के जब भी ये इस कैथोड से टकराएगा, क्योंकि कैथोड है और वो भी एक धातु पृष्ठ की तरह है, तो जब भी ये प्रकाश टकराएगा तो तुरंत ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और प्रकाश भी कौन सा कि एक न्यूनतम आवर्ती से ज़्यादा आवर्ती का प्रकाश। जैसे ही पराबैंगनी प्रकाश न्यूनतम आवर्ती से ज़्यादा आवर्ती का प्रकाश यहाँ पे डाला गया तो तुरंत ही इस पृष्ठ में से यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे एनोड की तरफ। और एनोड की तरफ गति इसलिए करेंगे क्योंकि जो ट्यूब है हमारे पास, जो नलिका है, वो एक निर्वात नली है, और असल में यहाँ पे एनोड लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऋणावेशित कण है और एनोड यहाँ पे धनावेशित है, यहाँ पे ये जो प्लेट लगी हुई है, तो इन दोनों के मध्य आकर्षण बल काम करेगा, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग दिए जाएंगे, जैसे ही यहाँ से फ्री होंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो उत्सर्जन कौन सा हो रहा है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन हो रहा है, क्योंकि प्रकाश को डालने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ इस धातु से फ्री होंगे कि जस्ट आकर्षण बल लगेगा, कौन सा वाला, एनोड वाला, और तुरंत एनोड इन्हें अपनी ओर खींच लेगा, और यहाँ हम देखेंगे कि विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो कहानी है, इसको समझने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि भले ही इसमें बैटरी संयोजित की हुई है, बैटरी लगी हुई है, माइक्रोमीटर इसमें लगा हुआ है, लेकिन यदि पराबैंगनी प्रकाश इसमें आप डाल रहे हो तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और जैसे ही आपने ये यहाँ से जो पराबैंगनी प्रकाश आ रहा है इसको बंद कर दिया या इसकी तीव्रता न्यूनतम कर दी, वैसे ही इस परिपथ में धारा बहनी बंद हो जाएगी। यानी कि अब यहाँ पे ना तो कोई प्रकाश यहाँ पे आपतित हो रहा है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित हो रहे हैं, और ना ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं तो धारा भी बहेगी नहीं। यहाँ जो माइक्रोमीटर है ये धारा को भी बताएगा नहीं। तो ये स्थिति होगी। अब इस सारी कहानी के पीछे जो उत्तरदायी है, इस कहानी के लिए जो उत्तरदायी है वो असल में कौन है? प्रकाश। जैसे ही प्रकाश आके टकराता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री हुए वो कैथोड से एनोड की तरफ बढ़ने लगे, वो गति करने लगे। और यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आवेशित कण है, तो आवेशित कण यहाँ से गति करना शुरू करेंगे, और यहाँ एक जो है विभव उत्पन्न होगा इन दोनों के बीच। यहाँ विभव भी असल में उत्पन्न होगा जो काम करेगा इसके लिए, और यहाँ ये आवेशित कण कैथोड से एनोड की तरफ बढ़ेंगे और इस परिपथ में धारा का प्रवाह होना शुरू होगा। अब दोस्तों यहाँ अगर मैं कैथोड की जगह कोई जिंक प्लेट लेता हूँ, जिंक प्लेट ये मैंने ले लिया है कैथोड की जगह पर, और जब इस पर पराबैंगनी प्रकाश डाला जा रहा है तो क्या होगा? सबसे पहले तो जब हम पराबैंगनी प्रकाश डाल रहे हैं तो इस जिंक की प्लेट में से, जैसे सपोज मानिए कि ये जिंक की प्लेट है, तो इस जिंक की प्लेट में से यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जब तक इस पे प्रकाश डाल रहा है इलेक्ट्रॉन निकलते यहाँ से जाएंगे, तो निकलते निकलते हम ऐसा कहेंगे कि प्रारंभ में तो ये जो आपकी जो जिंक प्लेट है वो ऋणावेशित रहेगी, लेकिन जब आप इस पे लगातार पराबैंगनी प्रकाश डाल रहे हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। और यदि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन लगातार हो रहा है
तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी हमेशा ही बताती है हमें जो है धनावेश को लेकर। तो इलेक्ट्रॉन कम होते चले जाएंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे कम होंगे तो हम कहेंगे कि एक समय ऐसा आएगा कि स्थिति उदासीन जैसी होगी, क्योंकि पहले जो प्लेट थी वो ऋण आवेशित थी। अच्छा, ऋणावेशित से और जब इलेक्ट्रॉन निकाले गए और इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ऋणावेश और धनावेश यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होने की स्थिति आ गई, और जैसे ही बराबर हुआ तो उस क्षण हमने देखा कि जो प्लेट थी वो क्या हो गई, उदासीन। लेकिन अगर ये प्रक्रम लगातार चलाया जा रहा है और लगातार यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करवाया जा रहा है तो ये प्लेट एक समय ऐसा होगा कि ये प्लेट क्या हो जाएगी, धन आवेशित हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉनों की कमी हमेशा ही धनावेश को दर्शाती है। पहले ऋणावेशित थी, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की स्थिति संतुलन में आई तो वो उदासीन हो गई, और जब इलेक्ट्रॉन निकाले गए तो वो धनावेशित हो गई। अच्छा, और अगर ये प्रक्रम दर्शाया जा रहा है तो इसमें धनावेश की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। यदि आप यहाँ पे जिंक की प्लेट ले रहे हो तो जैसे ही जिंक की प्लेट आपने ली है तो तुरंत यहाँ से जब भी प्रकाश डाला गया, पराबैंगनी प्रकाश जब डाला गया तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए और तुरंत स्थिति ऋणावेश जैसी, और ऋणावेश के बाद और अगर प्रक्रम आगे चला तो उदासीन, और यदि और प्रक्रम आगे चला तो वहाँ पे वो जो प्लेट है जिंक की वो कुल मिलाकर के आपके क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। अब यदि प्रक्रम आगे और चल रहा है तो धनावेश की मात्रा लगातार बढ़ती जाएगी। ये होता है असल में जिंक की प्लेट जब यहाँ पे डाली गई हो। तो दोस्तों ये जो लेनार्ड का जो परीक्षण है, इस डायग्राम के थ्रू जो हम ये समझ रहे हैं, ये परीक्षण क्या हो रहा है, प्रकाश आ रहा है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, बस इसी घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के दौरान हम ये कहेंगे कि जो प्रकाश यहाँ पे आपतित करवाया जा रहा है, जो आपतित जो प्रकाश है वो तो है ही, लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों को अब इलेक्ट्रॉन ना कह करके हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो जो भी पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर की ओर निकल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को हम यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और दूसरा कि जैसे ही प्रकाश आया इलेक्ट्रॉन निकले, और इलेक्ट्रॉन जब चले, जब आवेश चला तो आवेशों के प्रवाह को ये धारा कहते हैं। तो जो धारा यहाँ पे उत्पन्न होगी उस धारा को हम प्रकाश विद्युत धारा कहेंगे। तो जो भी धारा यहाँ पे प्रवाहित हो रही है उसे हम प्रकाश विद्युत धारा के नाम से जानेंगे। तो ध्यान रहे, प्रकाश विद्युत प्रभाव जैसी घटना में जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन, और जो धारा यहाँ पे निकल रही है, जो धारा बन रही है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की वजह से, उसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। दोस्तों यदि प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा पूछी जाए तो हम वहाँ पे ये कहेंगे कि जब भी किसी धातु के पृष्ठ पे कोई पराबैंगनी प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, और इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो ये फाइनली आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव। अच्छा, होता क्या है प्रकाश विद्युत प्रभाव की वजह से, एक बात ये भी महत्वपूर्ण है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव है, प्रकाश सीधा लिख देते हैं, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ये बात आप ध्यान रखें। फाइनली निष्कर्ष यही निकला है कि जो भी प्रकाश विद्युत प्रभाव की वजह से जो ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, इसके दौरान होगा क्या कि प्रकाश ऊर्जा को आप विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हो। आपने प्रकाश डाला लेकिन वहाँ पे विद्युत वहाँ पे ट्रांसफर होगी, विद्युत वहाँ पे चल रही होगी। तो ये है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव।